शहबाज हुकूमत का पहला साल मुकम्मल हो गया। वज़रा का दावा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का है, लेकिन नाक़दीन इसे पाकिस्तानी तारीख का एक और स्याह तरीन साल करार दे रहे हैं। हुकूमत बमुकाबला नाक़दीन, किसके दावे दुरुस्त हैं या फिर हकीकत जो है इन दोनों दावों के कहीं बीच में है। आज के मुनक़सिम और महाजराई के शिकार पाकिस्तान में इस मामले पर तवाज़ुन से बात करना जो है नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो गया है। हुकूमत के जो माशी अशारिये हैं उनमें बेहतरी के दावे जो हैं कागज़ पर कम अज़ कम दुरुस्त नज़र आ रहे हैं। रुपया यकीनन मुस्तहकम है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, जबकि शरह सूद में भी बड़ी कटौती हो चुकी है। IMF प्रोग्राम भी जो है वो पटरी पर है। अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हम डिफ़ॉल्ट से निकल आए हैं, बल्कि आज खुद मैं नहीं, IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम आलमी इदारे वो खुद अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो यानी शिकस्त रेख से निकलकर इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह मईशत की तरक्की का सफ़र आया चाहता है और उसके ऊपर अब हमने दिन रात यकसुई के साथ हमने मेहनत करनी है। लेकिन मसला जो है वो आम पाकिस्तानी का है, जिसकी क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है। भारी टैक्सों और अशिया सर्फ की बुलंद कीमतों ने उसे कुचल कर रखा हुआ है। बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। मुल्क में हनूज़ जो है सरमायाकारी बढ़ने के दूर दूर तक आसार नहीं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 38% बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई कमी और पीने के साफ़ पानी मैसर न होने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी कि वो जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में आम बच्चों से कमज़ोर हैं और ये वो कमी है जो ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती। इसी तरह पाकिस्तान की जो लर्निंग पावर्टी यानी कि 10 साल और उससे कम उम्र के जो बच्चों का अपनी उम्र के हिसाब से जो है लिखना पढ़ना जो है वो 77% के करीब है। समाजी शायरी तो दिलशिकन है ही, सियासी महाज पर भी हालात बहुत अबतर हैं। पाकिस्तान की कलीदी सियासी जमातें और पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है वो फरवरी 2024 के इंतखाबात को तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात करार दे रही है। मसला ये भी है कि एक साल गुजरने के बावजूद हमारा पार्लिमान जो है अधूरा है, क्योंकि खाली मखसूस नशस्तों पर तनाज़ा बरकरार है, यानी कि पाकिस्तान की एक इकाई को पार्लिमान में पूरी तरह से नुमाइंदगी हासिल नहीं। मसला ये भी है कि इस अधूरी पार्लिमान ने पाकिस्तानी तारीख़ की मुतनाज़ा तरीन कानून साजी भी की है। शहबाज हुकूमत के सर पर यकीनन ये सेरा जाता है कि इसने एक साल में रिकॉर्ड 47 कवानीन मंजूर किए, मगर ये कवानीन जल्दबाजी में बिना किसी बहस व मुबाहिसे के मंजूर हुए। बिल्डेट की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट ने अपने पहले एक बरस में इलेक्शन एक्ट में तब्दीलियाँ की, जो अपोजिशन को मुतनाज़ा इंतखाबात चैलेंज करने से रोकने और जो रिजर्व सीट्स हैं उसको अपोजिशन पार्टी से छीनने के लिए थी। मुतनाज़ा 26वीं तरमीम ने अदलिया को जो है असम्बली के मातहत कर दिया और नाक़दीन के बकौल आला अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया। मीडिया और सिविल सोसाइटी की ज़बाबंदी के लिए पीका एक्ट में मुतनाज़ा तरमीम भी जो है बड़ी जल्दबाजी में हुई हैं। आम पाकिस्तानी पर जहाँ टैक्सों और महंगाई का बोझ बढ़ा है, वहीं अरकान पार्लियामेंट की जो तनख्वाहें हैं और मराहत हैं उनमें बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है, यानी कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी तनख्वाहें 1,88,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई हैं। मराहत ज़ाहिर है कि इनके अलावा हैं। पहले पार्लिमानी साल के जाते जाते जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना को जो है दुगने से भी ज़्यादा कर दिया और किफ़ायत शारी और पेट काटने का हुक्म और काम जो है वो अवाम के लिए छोड़ दिया है। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब हुकूमत की दावों को हमें रद्द करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस वक्त पाकिस्तान की इस इंस्टॉल्ड रिजीम ने IMF के सामने $1.5 अरब के लिए कशकोल उठा के ये फिर रहे हैं। मुल्क से $27 अरब जा चुका और ये $2.5 अरब के लिए कशकोल लेके फिर रहे हैं। सरमायाकारी हो नहीं रही, कोई किसी किस्म की किसी सेक्टर में कोई सनतकारी या कोई चीज सरमायाकारी नहीं हो रही। बलूचिस्तान में हालात तशवीशनाक हैं। लेकिन हुकूमती दावों और जवाबी दावों का जायजा लेने से पहले जिक्र कुछ शहर नापुरसा कराची का, जहां हर गुजरते दिन के साथ मसाइल बढ़ते और शहरियों की जान जो है वो सस्ती होती दिखाई दे रही है। पिछले ही माह कराची में शहरी और ट्रांसपोर्टर अरसे के बाद मद्दे मुकाबिल नजर आए। साल के पहले 49 दिनों में 100 से ज़्यादा शहरियों की भारी गाड़ियों तले हलाकत के बाद मुश्तिल अफराद ने उन्हें नजर आतिश करना शुरू कर दिया। मुश्किलों से इस मामले को फैलने से रोका गया, हुकूमत के इस वादे के साथ कि ये भारी गाड़ियाँ अब ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक और रात 10 बजे के बाद चलेंगी। लेकिन इन तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद शहरी जो हैं वो भारी गाड़ियों तले आकर बदस्तूर हलाक हो रहे हैं। साल के पहले 62 दिनों में डंपर्स, ट्रक और टैंकरों के पहियों तले हलाक होने वालों की तादाद जो है अब 154 हो गई है। सिंध हुकूमत का कहना है कि जी मीडिया मामले को बढ़ा चढ़ाकर जो है पेश कर रहा है, वरना हादसात तो होते रहते हैं, यानी कि इशारा ये है कि जी मामलात यूं ही चलेंगे। इन हादसात पर सूबाई हिज़्ब इख्तिलाफ की सभी जमातों ने सदाए एहतजाज बुलंद किए, बशमूल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट।
लेकिन चंद रोज़ के लिए जेल में सिर्फ महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब ही गए। आफाक साहब पर लोगों को तशद्दुद पे उकसाने का इल्ज़ाम था। आज ये हमारे मेहमान हैं, उनसे पूछते हैं कि जी क्या ट्रैफिक हादसात में बढ़ती हलाकतों को रोकने का कोई काबिल अमल तजवीज़ है उनके पास? क्या ये हादसात जो हैं शहर को माजी की तरह दोबारा से लसानी फसादात की आग में तो नहीं झोंक सकते? और हुकूमत जो है, हुकूमत सिंध, शहरी हुकूमत और बड़ी सियासी जमातें क्यों इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करती दिखाई नहीं दे रही? और उनसे कुछ बात कराची की सियासत पर भी होगी। बहुत शुक्रिया आफाक साहब अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जिस साल के 63 दिनों में, जैसा कि मैंने अपने इब्तदाइये में कहा कि 154 जो हैं शहरी भारी गाड़ियों के नीचे आकर हलाक हुए। आपकी गिरफ्तारी और रिहाई के बाद इस मसले पर कोई असर पड़ा या जू का तू बरकरार है? असल में हमने तो ज़ाहिर हुकूमत से मुतालबा किया था पहले भी, और अभी भी हमारा हुकूमत से ही मुतालबा है कि उसकी ज़िम्मेदारी है। और ज़ाहिर है जो दिन में हैवी ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए वो चल रही है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ बदउनवान गवर्नमेंट है, क्योंकि उस गवर्नमेंट ने चौकियाँ जो ट्रैफिक पुलिस की हैं वो ठेके पर दी हुई हैं, बेची हुई हैं। तो वो लोग ज़ाहिर पैसे लेकर हैवी ट्रैफिक को अलाउ कर देते हैं शहर में। दूसरी बात यह है कि जो वाटर टैंकर्स हैं, जो आपने गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफिकेशन उनको दी हुई है उसके मुताबिक उनके तमाम चीज़ें ज़रूरी जो होनी चाहिए वो मुकम्मल नहीं है। मिसाल के तौर पर लेफ़्ट और राइट से जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा, जिसमें हादसात में जाने जा रही हैं, उसकी वजह भी शायद यही है कि मोटरसाइकिलें एक्सीडेंट के अंदर लेफ़्ट से या राइट से जो है वो व्हील के नीचे आ जाती हैं, तो वहाँ पे सेफ गार्ड्स लगते हैं। इसी तरह आगे का जो हिस्सा है उसमें सड़क से 18 इंच अलाउ है, तो 18 इंच तक आपको सेफ गार्ड्स लगाने चाहिए ताकि एक्सीडेंट के अंदर कोई चीज़ नीचे ना चली जाए। असल में पीपल्स पार्टी खुद एक लसानी जमात है, जो मौजूदा हुकूमत है वो तो खुद एक लसानी जमात है। और क्योंकि वो लसानी बुनियादों पर उसने यहाँ के लोगों को विक्टिमाइज़ किया है, यहाँ के लोगों के रोज़गार छीने हैं, तालीमी इदारों पर उसने कब्ज़े जमाने के लिए अपने ऑफिसर्स तैनात करके यहाँ के लोगों के रिज़ल्ट्स ख़राब किए हैं। तो वो तो लसानी बुनियादों पर तमाम काम करते रहें, उन्हें हमारी कोई भी सरगर्मी इसी वजह से लसानी नज़र आती है। जबकि हमने सिर्फ कराची का मसला उठाया था कि कराची में जो लोग हैवी ट्रैफिक के नीचे कुचल कर मर रहे हैं वो सिर्फ महाजिर नहीं हैं, वो सिंधी भी हैं, वो बलोच भी हैं, जोखियो भी उसमें मरे हैं। जो कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर हादसा हुआ उसमें उसके इब्राहिम हैदरी और चक्रागोट के सिंधी मरे हैं। तो ये तमाम कराची के जो लोग जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो विक्टिम्स हैं इस हैवी ट्रैफिक की जो बेलगाम दौड़े हैं इस शहर के ऊपर। तो ये बात अगर मैंने कही थी तो उसमें कहीं लसानी रंग नहीं था। ये सिंध गवर्नमेंट ने उसको लसानी रंग देने की कोशिश की, लेकिन वो बहरहाल नाकाम रहे हैं। अच्छा, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हम देखते हैं जो कराची की नुमाइंदा जमातें हैं, सीट्स जो हैं वो या तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, और कराची के मसले उसकी जगह अपनी जगह पर उसी तरह से मौजूद हैं। क्या वजह है कि जो नुमाइंदा जमातें हैं वो इन मामलात में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही? जो काबिल हल मसले हैं कराची के वो भी हल नहीं हो पा रहे हैं और उनकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी तो जाहिर है कि कराची के मामलात में उसकी कोई दिलचस्पी है नहीं, इसलिए कि वो उसका इंतखाबी हल्के नहीं है। कराची के अंदर जो सीटें लियारी से या गिडाब से उन्होंने ली हैं वो भी जाहिर है कि फॉर्म 47 के ज़रिए उनको हासिल हुई हैं, वो ईमानदारी से कोई इलेक्शन हुए नहीं हैं। बाकी जो सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी का दावा करते हैं उनके बारे में सबको मालूम है कि फॉर्म 47 कहाँ बने और किस तरह बने और उसके बाद इंतखाबी नताइज बने। तो जाहिर है कि जिन लोगों ने इंतखाबी नताइज बनाए हैं वो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर चूँ करने को तैयार नहीं है। इस शहर के लिए बात करना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि अवाम ने उन्हें वोट नहीं दिया था। उन्हें जो फॉर्म 47 बनाकर असम्बलियों में जिन लोगों ने भेजा वो उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम कर नहीं सकते। अरे एक बज़ाहिर लोग कहते हैं कि जी कराची की सियासत में खला नज़र आ रहा है कि ठीक है पीपल्स पार्टी के जो भी हल्के हैं वहाँ पर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है जाहिर है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, बहुत ज़्यादा कम हुई है। PTI ने बीच में आके उस खला को पुर किया था और ये भी लोग, लेकिन लोग दावा करें कि जी अब जो लसानी कार्ड है कराची की सियासत में वो ख़त्म हो गया, अब नहीं चलेगा। वो कराची की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है बदल चुकी है। उसमें आप क्या देखते हैं कि जो मतलब है कि आप जैसी जमातों का क्या मुस्तकबिल है
और माजी में भी जब आपने भरपूर कोशिश भी की, लेकिन लोगों का जो एतमाद है वो कहते हैं ना, हासिल करने में नाकाम रहे हैं आप। जी नहीं आमिर साहब, आप लोग जिस तरह मतलब अपने फैसले आप लोगों को सुनाते हैं कि जनाब आपको जो है वो लोगों ने वोट नहीं दिए या आप जो है वो कामयाब नहीं रहे, तो बात यह है कि यहाँ पर जितने लोग कामयाब हुए वो अपने वोटों से कामयाब हुए हैं। क्या दुनिया को नहीं मालूम कि फॉर्म 47 जो है वो कहाँ बने थे, किस दफ्तर में बने थे? तो अगर इलेक्शन के नतायज किसी दफ्तर में बैठ के बनेंगे तो फिर किसी को ये कह देना कि साहब आप जो है वो आवाम की हिमायत हासिल नहीं कर सके, ये मतलब मुनासिब तरीका नहीं है। नहीं, हमारा काम है कि हम सवाल करें हो ताकि आप वजाहत से अपनी बात कर सकें। तो जो आपके नाक़दीन कह रहे हैं मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था। आपने सवाल नहीं किया आमिर साहब, आपने सवाल नहीं किया, आपने जो है वो अपना तज़िया बयान किया था, उससे गुरेज कीजिए। जी अच्छा, खैर ये तो वाली बहस है, लेकिन एक और सवाल जो है, जो मेरा असल ये सवाल था कि क्या देख रहे हैं जो कराची की सियासत में खला नज़र आ रहा है, और उसमें अब ज़ाहिर है कि कराची की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है बदल गई है। 80 की और 90 की दिहाई की जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, मतलब है दीगर जो लसानी ग्रोह हैं उनकी आबादी में बहुत इजाफा हुआ है, बड़ी मिलजुल गई हैं आबादियाँ। उसमें आपके ख्याल में अब जो माजी की लसानी सियासत का मुस्तकबिल है या नहीं है, क्या देखते हैं आप? मैं ये मेरा सवाल है जी। चलें आमिर साहब, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कराची की आबादी में कितने % इजाफा हुआ है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ तो इसका मकसद है कि एथनिक कंपोजिशन के अंदर कोई तब्दीली बड़ी नहीं आई है। महाजरों की आबादी जो थी वो है, और जो शहर जिसका है वो है। देखिए यहाँ पर लोग कमाने के लिए आए हैं, हमने उनको वेलकम किया है। हमने हमेशा कहा है कि ये शहर तमाम लोगों के लिए, हमने अपने लोगों को वेलकम किया है जो लोग यहाँ पर रोज़गार के हुसूल के लिए आए हैं। और जाहिर है कि उन लोगों का NFC अवार्ड में जो पैसा है वो उनके इलाकों में जा रहा है। आपने जो आबादी जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें उनकी गिनती नहीं की है, तो जिन लोगों की मरदमशुमारी में यहाँ गिनती नहीं है वो यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदे नहीं है, जिसकी वजह से ये कह देना बिल्कुल गलत है कि यहाँ पर जो है वो एथनिक कंपोजिशन में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है। लेकिन जो कहते हैं कि जी मुस्तकबिल का जो कराची होगा, जिसका तस्वुर लोग कहते हैं जो खुशाइंद बात भी होगी, कसीरुल लसानी शहर है, इसमें तमाम शहरियों को जो उनकी नुमाइंदगी होगी और जो लोग मसलों की बुनियाद पर जोड़े जाएंगे, ना कि ज़बान और लसान की बुनियाद पर। तो ये भी ख्वाब है लोगों का, और इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। जी देखिए आमिर साहब, बात यह है कि जो लोग यहाँ रोज़गार के हुसूल के लिए आए हैं और उनका रिश्ता उनके आबाई इलाकों से है, तो यहाँ कोई एथनिक कंपोजिशन के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर लोग रोज़गार के हुसूल के लिए, हाँ अगर मरदमशुमारी में उनका शुमार यहाँ हो जाए, NFC अवार्ड में जो उनका शेयर उनके आबाई इलाकों को जाता है वो कराची को मिलना शुरू हो जाए, उसके बाद तो जाहिर है कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ कराची के अंदर कोई तब्दीली आ रही है। कराची की आबादी में कोई इजाफा हुआ नहीं, और यानी मेरा दावा तो यह है कि कराची का जो आबादी है वो 3.5 करोड़ से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप आबादी जो है वो सही गिनती नहीं कर रहे तो उसकी वजह यही है कि जो लोग यहाँ रोज़गार के हुसूल के लिए आए हैं उनका मरदमशुमारी में यहाँ इंदराज नहीं है, उनका इंदराज उनके इलाकों के अंदर है, तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। अच्छा ये बताइए कि एक ज़माने में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM में शामिल हो रहे थे और MQM को दोबारा मुत्तहिद करने की बात हो रही थी, तो उसमें लोगों को तवक्को ये थी कि आप भी उसमें साथ, उस अमल में साथ होंगे। क्या वजह है कि आपने मतलब है कि उसमें शामिल नहीं हो सके या ना नहीं होना चाहा आपने? आमिर साहब, मेरा ताल्लुक क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर महाजिर कौमी मूवमेंट से ही वाबस्ता रहा हूँ, APMSO से वाबस्ता रहा हूँ, जिसका नाम ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था। और जब महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहदा में तब्दील करने की ख्वाहिश की असलम बेग साहब ने, यानी उन्होंने तो खैर किसी पार्टी का नाम नहीं दिया था, उन्होंने अल्ताफ़ साहब से ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अब आप कौमी धारी की सियासत कीजिए और ये लसानी सियासत अब आप मत कीजिए। तो अल्ताफ़ साहब ने नीम रजामंदी वहीं उसी मीटिंग में जाहिर की थी, और मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि देखिए जब तक हमारे मसाइल, बुनियादी मसाइल हल नहीं होते, हमें कौमी धारी की सियासत ज़ेब नहीं देती, और हम लसानी बुनियादों के ऊपर हमें जो कुछ भी पजीराई मिली है वो हमें हमारी कौम की तरफ से मिली है, तो हमें पहले उनके मसाइल हल करने चाहिए।
मेरा बुनियादी इख्तिलाफ आज भी उसी तरह मौजूद है। और अगर इस इख्तिलाफ को पसे पुश डालकर मुझे कोई मुत्तहदा ज्वाइन करनी होती तो मेरा ख्याल ये है कि अल्ताफ़ साहब के निकले हुए लोग, अगर मैं ये कहूँ कि उनके जो सबऑर्डिनेट थे, मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा लफ्ज़ आ जाए मेरे जहन में, तो उनसे मुझे बात करने की बजाय अगर कोई मेरी मजबूरी होगी या मुझे कहीं कोई सहूलत होगी तो मैं बॉस से रब्ता करूँगा या बॉस के सबऑर्डिनेट से रब्ता करूँगा। मेरा उस बॉस से इख्तिलाफ जो है महाजिर बुनियाद पर हुआ था कि जनाब आप जो है वो महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार मत होइए। तो उस इख्तिलाफ की मौजूदगी में कैसे सवाल पैदा होता है कि मैं किसी सबऑर्डिनेट को ज्वाइन कर लूँ। अच्छा, उसके बाद तो कहते हैं ना पुलों के नीचे से बहुत सा पानी निकल गया और अल्ताफ़ हुसैन की सियासत भी जो है एक तरह से यहाँ पे तो रेलिवेंट हो गई। आप बहुत से लोग यही कहते हैं, आप क्या समझते हैं? मैं असल में देखिए बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ख्वाहिश को, अपने ख्वाब को वो ये समझते हैं कि बस यही रियलिटी है। अगर ये सब कुछ रियलिटी है और पुलों के नीचे से पानी बहुत निकल गया और महाजिर पॉलिटिक्स का खात्मा हो गया या अल्ताफ़ साहब का खात्मा हो गया या किसी और सियासी लीडर का खात्मा हो गया, तो आप जो है वो तमाम लोगों को सियासी आज़ादी दे दीजिए, ख़त्म बात कीजिए, उनको काम करने दीजिए और फिर इलेक्शन करवा के आप इलेक्शन करवा दीजिए। आपको ये इस बात का जब यकीन है कि उन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया और पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी निकल गया है, तो फिर खौफ किस बात का है? अच्छा, मैंने एक आपका बयान पढ़ा कि आप बकौल आपके कि जी एक हेलो पर जो है मुत्तहदा के तमाम तीतर जो है वो उड़ जाएंगे, ठीक है ना। और ये अच्छा, तो सियासत फिर कौन करेगा यहाँ पर? बकौल आपके कि जी मुत्तहदा जो है फॉर्म 47 की उसकी नुमाइंदगी है, तो इस खला को कैसे पुर किया जाएगा? कौन इसका दावेदार है? क्योंकि जिन बच्चों ने या लड़कों ने, नौजवानों ने ये महाजिर सियासत की, यार आमिर साहब आप परेशान मत हो, उन्होंने दुख बड़े उठाए और वो अब देखे ना खाली हाथ बैठे हुए, वो मतलब कोई भी मसला हल तो नहीं हुआ। जब कराची में परेशान ना हो जी आप लोगों को वोट दिए तब भी कोई वही होता ना कि भाई कोटा सिस्टम की बात करें या नौकरियों की, अब तो यहाँ तक हो गई ना बकौल आपके कि जी नताइज भी सही नहीं आ रहे, तो मसले तो सब जू के तू हैं। जी आमिर साहब परेशान ना हो, ये खला नहीं है, खला आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये खला अगर चलें सपोज कर लीजिए है भी, तो ज़िंदगी में इस किस्म की परेशानियां मरहले आते हैं, लेकिन कौमें बग़ैर लीडरशिप के नहीं चलती हैं। जिस ज़माने में अल्ताफ़ साहब नहीं थे, जिस ज़माने में हम नहीं थे, जिस ज़माने में खालिद मकबूल साहब नहीं थे, उस ज़माने में भी महाजिर कौम बग़ैर लीडरशिप के नहीं चल रही थी। उस ज़माने में भी कहीं महमूद अल उस्मानी थे, कहीं जवाद बेग थे और कहीं कोई भी नहीं था, तो एक शायर के कते ने उसको लीडर बना दिया था, जिसमें उन्होंने मुमताज़ भुट्टो के यानी बेहुदा स्टेटमेंट पर कि जनाब सिर्फ उर्दू सिंधी चलेगी, उन्होंने कता लिखा था कि ये उर्दू का जनाजा धूम से निकले, और उस कते की बुनियाद पर वो शायर जिसका सियासत से कतन दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो महाजिर कौम का लीडर बन के इमर्ज कर गया था। और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को रईस अमरोवी साहब से मुज़ाकरात करने पड़े थे और रईस अमरोवी साहब ने बाकायदा लसानी मुआहदा किया था जिसके अंदर अर्बन और मेरा आखिरी सवाल क्या आपका आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा वो वक्त महदूद है, क्या आपका कोई राब्ता हुआ है MQM मुत्तहदा से? आप राब्ते में हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब से राब्ते में, और लंदन में मतलब बैरून मुल्क दीगर ग्रुप्स हैं जो माजी में MQM का हिस्सा हुआ करते थे बहुत सारे लोग, कहीं पे आपका राब्ता चल रहा है उन लोगों से? जी नहीं, मेरा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन यानी अल्ताफ़ साहब से मेरा बराह रास्त कोई राब्ता नहीं है। मैंने जब उन्होंने मजम्मत की थी तो मेरा अखलाकी फ़र्ज़ बनता था कि मैं जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब का, फ़ारूक सत्तार साहब का, सलीम हैदर साहब का मैंने शुक्रिया अदा किया था, तो अखलाकी तौर पर मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी, मैंने अल्ताफ़ साहब का भी शुक्रिया अदा किया। और मैंने अपने सेंटिमेंट्स भी बताए कि जब इन तमाम लोगों ने मेरी गिरफ़्तारी की मजम्मत की तो मुझे अच्छा लगा कि यानी एक फ़ीलिंग थी कि जैसे हम 1986 में जिस वक्त सब एक थे, तो ये मैंने अपने फीलिंग्स का इजहार किया कि महसूस किया ऐसा, दुरुस्त मेरा ख्याल है मेरी कौम ने भी किया होगा बहुत बहुत, लेकिन मेरा राब्ता बराह रास्त नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आफाक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर हो एक नए इशू के साथ आपसे बात होती है। शहबाज हुकूमत ने पहला पार्लिमानी साल कैसे गुजारा?
इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है मोहतरम अहमद बिलाल महबूब साहब को, सदर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी पिलडेट के। जनाब महबूब साहब, ये बताइए कि हुकूमत तो कह रही है हमने बड़े कारहाय कहते हैं नुमाया अंजाम दिए हैं, आपके मुशाहिदात क्या हैं? सिर्फ अगर हम पार्लियामेंट की बात करें कि पहला पार्लिमानी साल क्या स्कोर कार्ड रहा हुकूमत का? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले पार्लिमानी साल में चंद चीज़ें तो बहुत गैर मामूली हुई हैं, और वो गैर मामूली चीज़ में सबसे ज़्यादा तो कानून साजी हुई है। मुझे नहीं याद पड़ता कि माजी करीब में या इवन माजी बईद में भी कोई असम्बली ऐसी पाकिस्तान की गुजरी है जिसने पहले साल के अंदर 47 कवानीन पास कर लिए हों। आप अंदाज़ा इससे लगाइए कि 2002 की जो असम्बली थी, 12वीं असम्बली, उसने पूरे 5 साल में 50 कानून पास किए थे, और इस कौमी असम्बली ने पहले साल में 47 कवानीन पास किए हैं। तो इस लिहाज से तो ये बहुत अच्छी कारकर्दगी है। लेकिन जो कमज़ोरी है, या जो मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिव पहलू है, वो ये है कि तमाम कवानीन जो है वो उसमें ना तो कोई बहस व तबहीस हो सकी, ना इत्तफाक राय हो सका, ना कमेटियों के अंदर बेशतर कवानीन को रेफ़र किया गया कि वहाँ पे इत्तफाक राय हो सके, तो स्क्रूटनी भी नहीं हो सकी। तो बहुत जल्दी में उजलत में कवानीन पास हुए हैं। ये उसकी कमज़ोरी का पहलू है। बावजूद इसके कि आप देखिए कि इनका जो वर्किंग टाइम था जी, तो कुछ 26-27% कमी हुई है 2015 यानी 15th नेशनल असम्बली के मुकाबले में, उसके पहले साल के मुकाबले में। ये बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने कि 26-27% वर्किंग डेज कम हुए इनके, और उसके बावजूद जो है कानून साजी में इन्होंने मतलब है बिल्कुल वो भारतीय क्या है उनका कोहली की तरह बैटिंग की है। लेकिन वो जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफरीद जो है तफसील में छुपा होता है, जिस तरह की कानून साजी हुई, क्वालिटी ऑफ कानून साजी, लॉ मेकिंग कैसी थी आपकी नज़र में? देखिए, अगर उनके अपने नुक्ता निगाह से देखेंगे तो उनके अपने मकासद तो उससे काफ़ी हद तक पूरे हुए। देखिए, जैसे 26वीं आईनी तरमीम है, अब इसके बारे में राय मुख्तलिफ हो सकती है, और बहुत से लोगों की राय मुख्तलिफ है। इसके बारे में नेगेटिव है कि ये हमारे जो जुडिशरी का जो सिस्टम था उसको काफ़ी हद तक इसने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। लेकिन उनके लिए एक मसला था कि जुडिशरी एक मसाइल पैदा कर रही थी। वो बाज़-औक़ात तो इंतज़ामिया के ऊपर भी, उनके भी फैसलों के ऊपर गालिब आ जाती थी। तो उन्होंने उसका इंतज़ाम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है और उसको पास करवा लिया है। अगरचे पास करवाना इटसेल्फ भी बड़ा काबिल एतराज़ तरीका था जिस तरह से पास हुआ है, क्योंकि कई मेंबर ऐसे थे जिनको जबरन लगता था लाया गया है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये पास करवा लिया है, और अपने मसाइल जो थे अदलिया के साथ उनका कम अज़ कम फ़िलहाल जो है वो उसको हल कर लिया। ये जो बात है कि हुकूमत ने अपने हद तक तो बड़ा फ़ायदा उठा लिया, लेकिन क्या इससे ये जो कानून साजी हुई है उससे पाकिस्तान के तज़ादात मज़ीद जो है बढ़ नहीं गए? जी, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को मजबूत होना चाहिए था। हमारी जमहूरियत के जो रिवायात हैं वो कुछ बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो उल्टा हुआ है। जमहूरी निज़ाम तो बहुत ही कमज़ोर हुआ है, और ना तो जमहूरी निज़ाम का, ना पार्लिमानी रिवायात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है जब ये कवानीन पास किए गए हैं। लेकिन कवानीन बहरहाल पास कर लिए गए हैं, और अपना जो इक्वेशन थी पार्लियामेंट की अदलिया के साथ, उसमें ये अब काफ़ी हद तक गालिब आ गए हैं। जो पहले अदलिया किसी हद तक गालिब थी, अब इंतज़ामिया गालिब है, बल्कि पार्लिमान गालिब है। अच्छा, होना तो हम कहते हैं कि जी कानून और आइन को गालिब चाहिए, यहाँ पर जो है इदारे गालिब हो जाते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से कानून बदल देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये कि इसकी वजह से तदाद बढ़ गए हैं पाकिस्तान के, और इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं कि जी आइन की जो स्पिरिट है उसको बड़ा मस्त कर दिया गया है। जो 47 जो कवानीन पास किए हैं, जिस तरह से पास किए हैं, तरीक़ा वारदात भी उनका ऐसा था और उसका मकसद भी। जी हाँ, ये स्पिरिट जो है ये बड़ी सब्जेक्टिव सी टर्म होती है। इसको बहुत एक क्लियरली या स्पेसिफिकली क्लियर टर्म्स डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो बहरहाल ये एक राय ये भी होती है कि देखिए आइन में जो लिखा है और जो कवायद में लिखा है हमने उसके ऊपर अमल किया है। लेकिन मेरी राय ये है कि कवायद पे भी अमल नहीं हुआ, इसलिए कि कवायद में तो ये लिखा हुआ है कि आप हर कानून को स्टैंडिंग कमेटी के हवाले करेंगे और वहाँ पे रिपोर्ट आएगी, फिर आप इसकी बहस करेंगे। लेकिन उन्होंने तमाम कवायद को मुअत्तल करके
फिर ये कानून पास किए हैं, तो ये कवायद के भी मुताबिक नहीं था, जो स्पिरिट के अलावा लेटर की भी खिलाफ वर्जी थी बहुत से कवानीन की पास करने में। अच्छा, मेरा ये आखिरी सवाल कि एक और कहा जा रहा है, बड़ी तनकीद हो रही है कि जी मखसूस नशिस्तें अब तक खाली हैं और पाकिस्तान की एक वफाकी इकाई को जो है भरपूर तरीके से नुमाइंदगी नहीं है, उसकी एब्सेंस में कानून साजी। जी देखिए, ये फिर वही बात है कि आइन और कानून के मुताबिक तो इसके अंदर कोई ममानियत नहीं है कि अगर आपकी रिजर्व सीटें ना हो और आपकी पूरी तादाद मुकम्मल ना हो कौमी असम्बली में या सेनेट में, तो भी कानून साजी तो हो सकती है। अगर आपका कोरम है तो फिर आपके यहाँ कानून साजी हो सकती है। लेकिन ये बात सही है, स्पिरिट का तकाजा तो यही है कि तकरीबन एक साल हो गया है और वो मुकम्मल नहीं हुए, तो ये भी एक कानून साजी का एक बहुत बड़ा इन्होंने मार्का ये भी मारा था कि उससे सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला था रिजर्व सीट्स के बारे में, उसको इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया उसका कानून के हवाले से। अगरचे मामला अभी भी अदालत के सामने है, लेकिन उस कानून की वजह से ये मामला रुक गया और फिर ये तक एक किस्म का स्टे ऑर्डर उन्होंने पार्लियामेंट ने जारी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, सिर्फ 20वीं तरमीम ही पे लोग नहीं रो रहे, पीका कानून पे बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। लेकिन हम यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करते हैं जी ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन में सिंध में क्या वजह है कि अब तक कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही, पंजाब में हो गई है, और उसकी वजह से क्या घपले हो रहे हैं। बात होती है वक्फे के बाद। सिर्फ ज़मीनों में घपले की वजह से कराची में 3000 अरब रुपए की बदनवानी होती है। ये बात किसी और ने नहीं, खुद चेयरमैन नैब ने कही जब वो पिछले माह कराची आए हुए थे। नज़ीर अहमद भट्ट साहब ने कहा कि जी कराची की 7,500 एकड़ ज़मीन के कागजात जो हैं वो जाली हैं और अगर फाइलें खुल गई तो एक तूफ़ान आ जाएगा। सवाल ये कि जब पंजाब में लैंड रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका तो सिंध में किस बात की देर? जाली फाइलों के जरिए बदनवानी का रास्ता क्यों खुला छोड़ दिया गया है? ऐसा क्यों नहीं है कि दुनिया में आप कहीं भी बैठे हों और ऑनलाइन जो है कराची के किसी भी प्लॉट या प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल और तस्दीक कर सकें? कौन इसकी राह में रुकावट है? क्या वही चेहरे या काला निज़ाम जिसने KDA, LDA और MDA को जो है अलॉटीज़ के कब्जा देने से रोके हुआ है? क्या पिछले 5 बरस के दौरान जो है शहर में 85,000 गैर कानूनी इमारतों के पीछे भी यही सिस्टम था? जानते हैं कराची के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा साहब से। फ़हीम साहब, ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी और ज़मीनों में जो घपले होते हैं उसकी मिल्कियत के हवाले से रोकने का आसान हल जो है कंप्यूटराइजेशन है। फंडिंग के बावजूद सिंध क्यों नहीं इस पर अमल कर सका? बहुत ही गंभीर सवाल है। देखिए, सिंध लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के लिए और 2010-2011 का। अच्छा, उसमें उन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की थी कि जो हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटाइज किया जा सके और उनको ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया जाए जनरल पब्लिक की आसानी के लिए। सब कुछ हो गया, मगर फिर जो लैंड माफिया है उसको एहसास हुआ कि अगर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई और पब्लिक के दस्तरस में पहुंच गई तो फिर ये जितने घपलेबाजियाँ होती हैं, डबल रिकॉर्ड्स बनना, सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पैसे खाए जाना, ये सारा का सारा काम ये मुश्किल पड़ जाएगा। तो उसके बाद उसके अंदर रोड़े टिटकाना शुरू कर दिए। तीनों डिपार्टमेंट्स को जो है एक छत के नीचे आना था, जिसमें लैंड रिकॉर्ड था, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस था और सर्वे ऑफिस। दुरुस्त। तो वो अगर हो जाता वो 2016 से 2021 में कंप्लीट होना था और मगर वो नहीं हुआ। अच्छा, आपने ये फरमाया कि जी लैंड माफिया ने रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। ये जो रोड़े अटका रही थी लैंड माफिया, ये सिस्टम के अंदर से अटका रही थी या बाहर से बैठ के उनके पास इतनी ताकत थी कि वो सॉल्व कर दे इस मामले को? और क्या वजह है कि पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा, पंजाब में मतलब नताइज कुछ और निकले, सिंध में नताइज कुछ और निकले? जनाब, सिंध का जो प्रोग्राम था इनिशियली वो सब मुल्क में सबसे बेहतर था। कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच थी, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी को मिला के वो किया गया था। दैट वाज अ वेरी गुड अप्रोच। मसला ये है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, वो आखिर में प्रोजेक्ट के जो ज़मीन जिस मुल्क में सनत नहीं फ़रोख्त कर रही, कारोबार नहीं फ़रोख्त कर रहा, वहाँ पर सिर्फ ज़मीन की खरीदो फरोख्त जो है ना और बिल्डिंगें, यही कारोबार पनपता है। अब उसके अंदर अगर पैसे बनना बंद हो जाएं तो मसाइल हो जाएंगे ना। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बाहर दोनों जगह से
ये स्पैनर्स आना शुरू हुए, रोड़े टकना शुरू हुए। और फिर नतीजा ये निकला कि जो 2021 में कंप्लीट होना था उसको 2 साल के लिए यानी 2023 तक एक्सटेंड किया गया और अभी भी उसका कोई एंड नजर ना मुकम्मल। तो क्या हम कह सकते हैं कि हुकूमत सिंध में बिल्कुल टॉप लेवल के ऊपर क्या लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है? वरना मतलब है कि आप पॉलिटिकल विल होती तो जब फंडिंग भी है आपके पास तो क्यों नहीं उस पर अमल कर सकते? क्या वजीर आला की जिम्मेदारी है इसके ऊपर कुछ करना? वजीर बल्दियात का जिम्मा है? कौन है? आमिर, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकल विल ना होना क्या मतलब है? देखिए, इस हम्माम में 7 दंगे हैं। अगर जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो उस वक्त के प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी की जाती दिलचस्पी थी। जी जी। उसके बाद वो सदारती उसमें चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स और सीनियर मेंबर्स और बीओआर के मिनिस्टर्स, और फिर वो लैंड माफिया जो प्लॉटों पे और ज़मीनों पे कब्जे करती है कराती है, उस सब का मसला बन गया ना। जब एक दफ़ा आप लैंड रिकॉर्ड को आपने डिजिटाइज कर दिया, याद रखिए कि 1985 में सिंध का पहली बार रिकॉर्ड जो था उसको राइट किया गया था, कंपाइल किया गया था। उसके बाद उसको अगर आपने डिजिटाइज करके आपने उसकी वेरिफिकेशंस करके एक दफ़ा आपने ऑनलाइन डाल दिया, अब अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ करता है तो ऐसे तो नहीं कर सकता ना। किसी आदमी के पासपोर्ट होंगे, वो उनको उस आप ट्रेस कर सकते हैं कि किसने फाइल में जो है तब्दीली की। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बात ही कि अगर इस कहते हैं ना सिंध में और खुसूसन कराची में वो फाइलों की, ज़मीनों की फाइलों की, प्रॉपर्टी की फाइलों की आपको जालसाजी रोकनी तो उसका एक ही हल है, वो है कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन। क्यों नहीं हो पा रही उसका आपको पार्शियल जवाब जो है फहीम ज़मान साहब की गुफ्तगू से मिल गया। इसी नोट पर आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।